एंट्रोपी में किस तरीके से चेंज होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो एंट्रोपी होती है वो किस तरीके से चेंज करती है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। हम लोग यहाँ पर चलाने वाले दो इंजन, एक जो इंजन होगा वो होगा रिवर्सिबल इंजन और दूसरा जो इंजन होगा वो होगा इरिवर्सिबल इंजन। रिवर्सिबल इंजन कौन सा इंजन होता है? जो कार्नो इंजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल इंजन। हमने डिस्कस किया कार्नो इंजन के बारे में। कार्नो इंजन में बेसिकली 4 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर उसके बाद होता है अडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथा जो प्रोसेस होता है अडियाबैटिक कंप्रेशन। और जो प्रोसेस होता है वो होते जाता है जो प्रोसेस होता है वो साइक्लिक प्रोसेस होता है। जो सिस्टम होता है वो अपने इनिशियल स्टेट को रिपीट करता है। हैंस जो कार्नो साइकिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल साइकिल या फिर बोल सकते हैं रिवर्सिबल इंजन। और हमें पता है एंट्रोपी का मतलब क्या है। एंट्रोपी के बारे में हमने डिस्कस किया है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। जो एंट्रोपी होती है कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम की वो हमेशा इंक्रीज़ करती है अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो तो। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कभी भी जो कोई भी सिस्टम है वो अपने अगर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है तो जो सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ पर हमने चलाना है दो इंजन, रिवर्सिबल इंजन और दूसरा इरिवर्सिबल इंजन। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सोर्स, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सिंक, यहाँ पर ये रिवर्सिबल इंजन, यहाँ पर ये इरिवर्सिबल इंजन। जो सोर्स का जो टेम्परेचर है वो है TH जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं T1 और जो सिंक का जो टेम्परेचर है वो है TC जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं T2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिवर्सिबल इंजन और ये जो इरिवर्सिबल इंजन है दोनों क्या करेंगे, सोर्स से हीट को लेंगे और सिंक में जाके हीट को रिलीज़ कर देंगे और पूरे प्रोसेस में जो हीट का जो डिफरेंस होगा वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो इरिवर्सिबल इंजन है वो सोर्स से Q1 हीट लेता है, सिंक में जाके Q2 हीट रिलीज़ कर देता है। तो जो Q1 हीट और जो Q2 हीट दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्क डन में, या फिर बोल सकते हैं दोनों हीट का जो डिफरेंस होगा वो बराबर में होगा वर्क डन में। इरिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो है η1 और जो रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो है η2। एंड ऑब्वियसली जो रिवर्सिबल इंजन होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इरिवर्सिबल इंजन। मतलब ये जो η2 होगा वो η1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं जो η2 होगा वो η1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, क्योंकि जो एफिशिएंसी होती है रिवर्सिबल इंजन की वो ज़्यादा होती है एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन के कंपैरिजन में। तो अगर η2 अगर हम लोग कंसिडर करते हैं एफिशिएंसी रिवर्सिबल इंजन की तो वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू η1। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी है उसको हमने कंसिडर किया η2 और वो बराबर में होगी T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। मतलब ये जो रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी है उसको हमने शो किया विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, राइट। हमने ये डिस्कस किया कार्नो इंजन के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर जो रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी है उसको हमने शो किया, इक्वेशन जो हमने कंसिडर किया उसको हमने टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कंसिडर किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एफिशिएंसी का मतलब ऐसा भी होता है कि हम लोग सिस्टम को कितना हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और गिवन अमाउंट ऑफ हीट के रेस्पेक्ट में सिस्टम हमें कितना वर्क डन करके दे रहा है। अगर सिस्टम अगर हमें गिवन अमाउंट ऑफ हीट के रेस्पेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके देता है तो उस केस में जो सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है। अगर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर हमें गिवन अमाउंट ऑफ हीट के रेस्पेक्ट में कम से कम काम करके देता है तो उस केस में जो एफिशिएंसी होगी सिस्टम की वो कम होगी। तो जो एफिशिएंसी होती है वो बराबर में होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय गिवन हीट। तो जो एफिशिएंसी होगी यहाँ पर ये वाले इंजन के लिए उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं η1 इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट ऑफ हीट। तो जो वर्क डन है वो बराबर में Q1 माइनस Q2 के, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो वर्क डन है वो बराबर में Q1 माइनस Q2 के, उसको हमने यहाँ पर एज्यूम किया। और जो गिवन हीट है वो है Q1 जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। सिमिलरली जो रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी है उसको हमने टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कुछ इस तरीके से कंसिडर किया, η2 इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी है उसको भी हम लोग यहाँ पर हीट के रेस्पेक्ट में शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर आपका जो कॉन्सेप्ट अगर एडवांस है तो आपको पता होगा ये जो हीट और जो टेम्परेचर है दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ पर ये वाला भी इक्वेशन सेम होगा और ये वाला भी जो इक्वेशन होगा वो सेम होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं एफिशिएंसी η1 इक्वल टू 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एफिशिएंसी η2 इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो η2 होगा वो η1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, तो जो η2 है वो η1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इसका मतलब 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 ये ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। यहाँ पर हमने कंसिडर किया इनइक्वालिटी की साइन। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, अगर ये 1 को अगर हम लोग यहाँ से हटा दे तो हमें मिल जाएगा माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, ये पूरा टर्म
ये पूरा टर्म, और यहाँ पर ये -T2 डिवाइडेड बाई T1 ये पूरा टर्म, ये जो पूरा जो टर्म होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस टर्म। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग -1 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा -1 इंटू -Q2 डिवाइडेड बाई Q1, और जब हम लोग -1 को दोनों इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस केस में ये जो इनइक्वालिटी की जो साइन है उसका जो डायरेक्शन होगा वो चेंज कर जाएगा। तो हमें मिल जाएगा -1 इंटू -Q2 डिवाइडेड बाई Q1, और यहाँ पर ये इनइक्वालिटी की साइन -1 इंटू -T2 डिवाइडेड बाई T1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं Q2 डिवाइडेड बाई Q1 ये ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू T2 डिवाइडेड बाई T1। T2 को हम लोग यहाँ पर लेके आ जाएंगे, Q1 को अगर हम लोग यहाँ पर लेके आ जाए तो हमें मिल जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई T2 ये ज़्यादा होगा Q1 डिवाइडेड बाई T1 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये Q2 डिवाइडेड बाई T2 हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो Q2 है वो है हीट जो कि ये इंजन या फिर ये पूरा जो सिस्टम है वो सिंक में रिलीज़ कर रहा है T2 टेम्परेचर पर। तो जो सिस्टम है वो हीट को रिलीज़ कर रहा है T2 टेम्परेचर पर सिंक में, तो उस केस में क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज़ करेगी या फिर डिक्रीज़ करेगी? सिस्टम हीट को रिलीज़ कर रहा है, इसका मतलब जो सिस्टम है वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर जा रहा है, तो इसका मतलब जो एंट्रोपी होगी पूरे सिस्टम की वो इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जो Q2 डिवाइडेड बाई T2 है, ये जो Q2 है वो है हीट जो कि एंटर कर रही है सिस्टम सिंक में एट टेम्परेचर T2, यहाँ पर ये सिंक होगा नॉट सिस्टम, एट टेम्परेचर T2। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं जो Q2 है वो है हीट जो कि एंटर कर रही है सिंक में टेम्परेचर T2 पर। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं जो सिस्टम है वो Q2 हीट दे रहा है सिंक को T2 टेम्परेचर पर, हैंस जो एंट्रोपी होगी सिस्टम की वो इंक्रीज़ करेगी। इसलिए यहाँ पर ये जो Q2 डिवाइडेड बाई T2 है उसके साथ हम लोग कंसिडर करेंगे पॉजिटिव साइन, क्योंकि सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ कर रही है, तो Q2 डिवाइडेड बाई T2 और यहाँ पर ये प्लस साइन। सिमिलरली Q1 डिवाइडेड बाई T1 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? Q1 डिवाइडेड बाई T1 हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सिस्टम है वो सोर्स से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी वो डिक्रीज़ करेगी और जो Q1 डिवाइडेड बाई T1 होगा वो नेगेटिव होगा। हैंस जो Q2 डिवाइडेड बाई T2 है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Q1 डिवाइडेड बाई T1। फ्रॉम सोर्स Q1 हीट इज़ कमिंग आउट एट अ टेम्परेचर T1, सोर्स में से Q1 हीट बाहर आ रही है टेम्परेचर T1 पर, और कैन से इंजन इज़ एब्जॉर्बिंग Q1 हीट फ्रॉम सोर्स एट अ टेम्परेचर T1। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ये जो इंजन है या फिर ये जो पूरा जो सिस्टम है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिवर्सिबल इंजन के लिए भी वही केस होगा, मगर यहाँ पर हम लोग सिर्फ इरिवर्सिबल इंजन को कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया था हमें बात करना है एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये जो सिस्टम है, ये जो इंजन है, ये Q1 हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है सोर्स में से, तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जाएगा, तो उस केस में जो सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी वो डिक्रीज़ करेगी। तो एंट्रोपी के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो Q1 डिवाइडेड बाई T1 होगा इसके साथ हम लोग माइनस साइन कंसिडर करेंगे, तो जो Q1 डिवाइडेड बाई T1 ये होगा नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें मिल जाएगा जो नेट एंट्रोपी में जो चेंज होगा, नेट चेंज इन एंट्रोपी वो बराबर में होगा Q2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई T1, और ये जो पूरा जो टर्म होगा वो जीरो के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि अगर हम लोग देखें जो प्रोसेस है वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इरिवर्सिबल इंजन के लिए। अगर रिवर्सिबल इंजन होता ना तो उस केस में यहाँ पर ये इनइक्वालिटी साइन अपीयर नहीं करती, यहाँ पर इक्वालिटी साइन अपीयर करती, और जो सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता। फॉर रिवर्सिबल इंजन देयर वुड बी इक्वालिटी साइन, रिवर्सिबल इंजन के लिए इक्वालिटी साइन होती है इंस्टेड ऑफ इनइक्वालिटी साइन, और जो एंट्रोपी का जो चेंज होता वो जीरो होता, और जो एंट्रोपी होती उसका जो इक्वेशन होता है कुछ इस तरीके का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो एरो है एक्चुअली यहाँ पर मूव नहीं कर सकती, तो जो एरो का जो मोशन है आप इसको केयरफुली नोटिस करो। तो जो एंट्रोपी में जो चेंज होगा वो होगा S इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू 0। जैसे कि हमने डिस्कस किया जो एंट्रोपी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा अगर इंजन अगर रिवर्सिबल होता है, और उस केस में हमें इक्वालिटी साइन मिलेगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें इक्वालिटी साइन मिलेगी अगर इंजन अगर रिवर्सिबल होता तो, और अगर इंजन रिवर्सिबल होता तो उस केस में जो एंट्रोपी में जो नेट चेंज होता वो होता 0। तो कुछ इस तरीके से जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें जो एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज़ करती है।